Uttarakhand GK. So let's begin. And current affairs. Grant for rural local bodies in Uttarakhand. Why news? Union government has released 15 finance commission grants. 15 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट्स रिलीज किया गवर्नमेंट ने रूरल लोकल बॉडीज के लिए पंजाब में, उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में फाइनेंशियल ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रूरल लोकल बॉडीज के लिए पंजाब में, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में, कौन से तीन स्टेट्स में, पंजाब में, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में इसने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रूरल लोकल बॉडीज के लिए 15 फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज कराए. So these grants strengthen grassroots democracy by supporting पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड रूरल लोकल बॉडीज. तो ये जो ग्रांट्स होते हैं ना, वो क्या करता है, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और रूरल लोकल बॉडीज को. सो ये जो 15th वाला ग्रांट है ना, 15 फाइनेंस कमीशन वाला ग्रांट, वो किस लिए है? रूरल लोकल बॉडीज के लिए. कौन कौन से स्टेट्स में? पंजाब, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़. कौन से फाइनेंशियल ईयर्स के लिए? 24-25 के लिए. So 15 finance grant, government has released first installment of United Grant for financial year 24-25 amounting rupees 93.9643 crore for Uttarakhand. 93 crore के आसपास उत्तराखंड के लिए दिया है. Government has released the first installment of United untied grant amounting of rupees 225 crore for रूरल बॉडीज इन पंजाब. जो अनटाइड ग्रांट है पंजाब के लिए 225 करोड़ है, 93 करोड़ उत्तराखंड के लिए. और गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया दूसरा इंस्टॉलमेंट अनटाइड ग्रांट का फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए चंडीगढ़ के लिए 237 करोड़. 237 करोड़ फॉर चंडीगढ़, 225 करोड़ फॉर पंजाब, 93 करोड़ फॉर उत्तराखंड. सो दैट्स अनटाइड, these are untied grants. Government released first installment for Uttarakhand and first installment again for Punjab and second installment for Uttarakhand. Process of grant allocation. The Ministry of Panchayati Raj and the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और जो पंचायती राज का मिनिस्ट्री है, इन्होंने रिकमेंड किया है 15 फाइनेंस ग्रांट को रूरल लोकल बॉडीज के लिए. मिनिस्ट्री जो फाइनेंस का वो रिलीज करता है इन ग्रांट्स को 2 इंस्टॉलमेंट्स में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर. जो यूटिलाइजेशन है 15 फाइनेंस ग्रांट का, अनटाइड ग्रांट्स पब्लिक PRIs के लिए. सो व्हाट आर PRIs? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. So PRIs stands for public Panchayati Raj institutions, and RLBs, rural local bodies, can utilize these grants for location specific felt need under the 29 subject listed in 11th schedule of the constitution. So how many matters or subjects listed in the 11th schedule of the constitution? So your the correct answer is 29 subjects listed. So PRIs, Panchayati Raj institutions and urban rural local bodies can utilize this grants for location specific need, felt need under 29 subjects which are listed in the 11th schedule of the Constitution of India. So these funds cannot be used for salaries and establishment cost. तो ये जो funds है वो सैलरी देने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकते. टाइड ग्रांट्स must be used, fund must be used for basic services including sanitation, maintenance of open defecation free status, including waste management and fecal sludge treatment. यानी टाइड ग्रांट्स जो होते हैं ना, वो बेसिक सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करे जाएंगे, जैसे सैनिटेशन को मेंटेन करना, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन करना एंड वेस्ट मैनेजमेंट करना, वेस्ट जो निकल रहा है हाउस होल्ड वेस्ट को मैनेज करना, फीकल स्लज को ट्रीट करना. इन चीजों के लिए जो फंड होता है वो टाइड ग्रांट्स होते हैं, वो फंड्स होते हैं टाइड ग्रांट्स. दीज आर द फंड्स यूज्ड फॉर बेसिक सर्विसेज. सो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन बी अचीव्ड यूजिंग टाइड फंड्स. So Finance Commission is a constitutional body. It is not a statutory body. Finance Commission क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक बॉडी है जो डिटरमाइन करता है मेथड और फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टैक्स प्रोसीड्स को केंद्र और राज्यों के.
यानी किस फॉर्मूला की बेस पे केंद्र और राज्य में टैक्स प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. So it is a constitutional body that determines the method and formula for distributing the tax proceeds between the center and the state among the states as per the constitutional arrangement and present requirement. Under Article 280 of the Constitution, the President of India is required to constitute a finance commission. So under Article 280, President को बनाना पड़ेगा finance commission at an interval of 5 years or earlier. 5 साल के इंटरवल पे या उससे पहले भी फाइनेंस कमीशन बना सकता है, प्रेसिडेंट बना सकता है. विच आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेट अप इन 1951 एंड देयर हैज बीन 15 सो फार. सो पहले फाइनेंस कमीशन को 51 में बनाया गया था और अभी तक 15 ऐसे फाइनेंस कमीशन जो हैं बन चुके हैं. ओके, so 15 so far. The 15th Finance Commission headed by N.K. Singh. So 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसका हेड कौन थे? N.K. Singh. N.K. Singh. So constituted by the President of India on 27th November 2017. प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था 27 नवंबर 2017 में. Under the backdrop of the abolition of the Planning Commission and the introduction of the GST. So in 2019, November 2019, the Union Cabinet approves the 15th Finance Commission to submit its first report for the financial year 2021. Okay, financial year 2021 के लिए 19 में अप्रूव करा कि अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो. And to extend its tenure to provide for the presentation of the final report covering financial years 21-22 to 25-26 by October 20. So प्रोजेक्टेड रिपोर्ट रहता होगा ना, इसीलिए तो 20 में सबमिट करेंगे, 21, 22 और 25, 26 का. तो एक्सटेंड करने के लिए टेनर, ताकि वो एक्सटेंड इट्स टेनर टू प्रोवाइड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट कवरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 to 25-26 बाय 30 अक्टूबर 2020. तो ये बात हो गई ग्रांट के बारे में, ये बात हो गई हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में. सो 14 मिड कैरियर कोर्स फेज 3 की बात करें, क्यों न्यूज में है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इंडिया ऑर्गेनाइज a ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS ऑफिसर्स एज अ पार्ट ऑफ 14th मिड कैरियर कोर्स फेज 3 एट द इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून. इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून में है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है. किसके लिए, किन ऑफिसर्स के लिए? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो काम IFS जो होते हैं उन ऑफिसर्स के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है 14 मिड कैरियर कोर्स फेज 3 के पार्ट के तौर पर. कहाँ पर करा है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी जो देहरादून में है, फॉरेस्ट अकादमी, वहां पर करा है. की पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ IFS ऑफिसर्स. सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज शॉर्ट फॉरेस्ट नहीं. तो चेयरमैन ऑफ NHRC emphasized the key role of Indian Forest Service officers in safeguarding the nation's natural heritage. जो हेरिटेज को बचाने में जो रोल है फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, उसको बताया है चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का. इन्होंने हाईलाइट किया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बैलेंस करेंगे डेवलपमेंट नीड्स को कंजर्वेशन प्रायोरिटीज के साथ. ही स्ट्रेस्ड द नीड फॉर ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, द इवॉल्विंग चैलेंज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट and the relationship between the law, policy enforcement to carry out their duties effectively. तो उन्होंने बताया कि जरूरत है इस चीज को समझने की कि हिस्टोरिकल क्या कंटेक्स्ट था फॉरेस्ट लॉज का, हिस्टोरिकली किस तरह के फॉरेस्ट लॉज थे और अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि पुराना टाइम और अभी का टाइम में अलग अलग चैलेंजेस है. अभी के टाइम में कॉन्टेक्स्ट अलग है, चैलेंजेस अलग हैं. तो क्या नए चैलेंजेस हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, इसको समझना. और पुराने लॉज क्या हैं, तो क्या पुराने लॉज नए चैलेंजेस को कैटर कर पा रहे हैं. रिलेशनशिप क्या है लॉ की, पॉलिसीज की और एनफोर्समेंट की, उनकी ड्यूटीज तो क्या है, उनके ड्यूटीज का कैरी आउट करने के लिए. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फॉरेस्ट लेजिस्लेशन का.
चेयरमैन ने ऑल्सो डिस्कस किया कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन का ब्रिटिश इरा से अभी तक का हिस्टोरिकल क्या डेवलपमेंट रहा और जो चेंजिंग बैलेंस है डेवलपमेंट और कंजर्वेशन का वो हाईलाइट किया कि डेवलपमेंट, विकास और बचाव दोनों के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए. देयर इज मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन दी डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच है जो कि अप्लाई होना चाहिए कि हम लोग डेवलपमेंट ऐसा चाहिए कि जिससे कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बची रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ऑक्सीजन बची रहे, अर्थ एक रहने लायक प्लेस रह जाए. तो इस तरह का विकास चाहिए जिससे कि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी कंसिडर किया जा सके जिस डेवलपमेंट में. द इम्पैक्ट ऑफ द 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑन फॉरेस्ट लैंड एक्विजिशन वाज एग्जामाइंड. तो इम्पैक्ट जो है 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट का फॉरेस्ट लैंड एक्विजिशन के अंदर में उसको एग्जामाइन किया गया, जो इवेंचुअली जिसकी वजह से विच इवेंचुअली लेड टू द 2023 अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसकी वजह से अमेंडमेंट भी हुआ इसमें एक्ट में. तो जुडिशियल इम्पैक्ट क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का? द चेयरमैन एम्फसाइज द रोल ऑफ द कोर्ट इन शेपिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, citing landmark T.N. Godavarman case of 1995. This case reduced the timber industry's detrimental effect on forest cover. This case reduced the timber industry's detrimental effect on forest cover. The importance of strong laws and effective enforcement mechanism was highlighted, noting that the ongoing involvement of the court through continuing mandamus highlighted the persistent challenge in balancing development with conservation. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्योंकि न्यूज में था तो इसके बारे में जानना जरूरी है. इंश्योर करता प्रोटेक्शन राइट रिलेटेड टू लाइफ, इक्वलिटी, लिबर्टी, डिग्निटी के ऊपर इंडिविजुअल्स के राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है. इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स जो है, जो लॉ इंडियन कोर्ट्स में एनफोर्सेबल है, सो वो राइट्स को भी देखता है. एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर के अंदर में. और वो कोई से एक्ट से हुआ था, वो एक्ट का नाम बताइए आप. वो एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, PHRA, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में ही फॉर्म हुआ था. कितने अक्टूबर को? 12 अक्टूबर. द अमेंडमेंट अमेंडेड बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006, ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो 2006 में अमेंडमेंट हुआ, 2019 में अमेंडमेंट हुआ. एस्टैब्लिश्ड इन कंफर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल अडॉप्टेड फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स. जो पेरिस का प्रिंसिपल है उसके साथ में कंफर्म करके, उसके साथ में मिला के, उसको उनके रूल्स के साथ मिला के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है. अडॉप्ट करा है, प्रमोट करा है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को. इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी, अब इसके बारे में भी न्यूज में बात क्यों रह रही है? क्योंकि यहीं पर देहरादून के अंदर में फॉरेस्ट अकादमी, जो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी है, वहां पे ही IFS ऑफिसर्स की मीटिंग थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने होस्ट करा था. ठीक है, तो वो सारी बात हमने बताई आपको. ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनके लिए. जरूरत जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को बैलेंस करने की, उसके बारे में चर्चा हुई थी. तो जहां हुई थी वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना. इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी इज अ फॉरेस्ट सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर में एक फॉरेस्ट का सर्विस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी. जो ओरिजिनली एक इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज था, जो 1938 में एस्टैब्लिश हुआ था इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के तौर पर ट्रेन करने के लिए सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को. So it is situated in the new forest campus of Forest Research Institute देहरादून. So नेशनल गेम्स की बात करें, क्योंकि न्यूज में था, उत्तराखंड ने होस्ट किया 38 नेशनल अकादमी नेशनल गेम्स. उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स हुए हैं और 28 स्टेट पार्टिसिपेट करा है, 8 यूनियन टेरिटरी ने पार्टिसिपेट किया एंड सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB ने पार्टिसिपेट किया. करंट मेडल स्टैंडिंग की बात करें तो SSCB होल्ड अप टॉप पोजीशन विद 120 मेडल्स. 120 मेडल्स SSCB ने जीते. सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 67 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज. महाराष्ट्र सेकेंड प्लेस पे था
195 मेडल जीते, 53 गोल्ड, 70 सिल्वर एंड 72 ब्रॉन्ज। तो एसएससीबी कितने मेडल जीता? 120 मेडल। उसमें गोल्ड कितना था? 67 गोल्ड था सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के। और महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पे था। कितना गोल्ड था? कितने गोल्ड लाए? 53 गोल्ड लाए। और एसएससीबी ने 67 गोल्ड लाया। ठीक है। तो हरियाणा थर्ड पोजीशन पे था, 150 मेडल्स जीते, 46 गोल्ड, 46 सिल्वर, 58 ब्रॉन्ज। नेशनल गेम 2025 की बात करें तो वो एक ओलंपिक के स्टाइल का एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट था, जहां पर एथलीट्स अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के मेडल्स के लिए कम्पीट करे। 38 एडिशन जो नेशनल गेम्स का, वो 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 25 उत्तराखंड में हुआ। कितने जनवरी से? 28 जनवरी से। कितने फरवरी? 14 फरवरी। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 उत्तराखंड में हुआ। कंपटीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल गेम जो है वो फीचर किया इसने 32 स्पोर्टिंग इवेंट्स को, डिसिप्लिन्स को, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स के लिए। 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इंक्लूड करे गए। कौन से डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स है वो 4? कलरीपयट्टू, योगासना, मल्लाकुंभ, राफ्टिंग। कलरीपयट्टू, योगासना, मल्लाकुंभ एंड राफ्टिंग। कलरीपयट्टू, योगासना, मल्लाकुंभ एंड राफ्टिंग। कलरीपयट्टू, योगासना, मल्लाकुंभ एंड राफ्टिंग, ये 4 जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इंक्लूड करे गए थे एडिशनली। तो थीम और टैगलाइंस क्या है? मैस्कट मौली था, माउंटेन जो हिमालयन मौली है, जो कि स्टेट बर्ड है। इंस्पायर्ड बाय उत्तराखंड स्टेट बर्ड द मोनल, रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स नेशनल ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। द टैगलाइन फॉर द गेम इज संकल्प से शिखर तक। तो टैगलाइन क्या था? संकल्प से शिखर तक। फ्रॉम रिजोल्यूशन टू जेनिथ। आदर्श संस्कृत विलेज की बात करें तो क्यों न्यूज में था भाई? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिजाइन किया एक वन विलेज इन ईच ऑफ इट्स 13 डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक 13 डिस्ट्रिक्ट में एक गांव को डिजाइन करेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट एक आदर्श संस्कृत विलेज के तौर पर। किस तौर पर? आदर्श संस्कृत विलेज के तौर पर, प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए संस्कृत को। किसको प्रिजर्व करने के लिए? संस्कृत को प्रिजर्व करने के लिए। तो स्टेट्स का सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर। गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रमोट संस्कृत। द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर रेफरिंग टू संस्कृत एज देववानी लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। देववानी यानी भगवान का लैंग्वेज है संस्कृत। तो एम्फसाइज दैट प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग सर्विस इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। He stated that Adarsh Sanskrit village will help connect the new generation to the Indian philosophy and knowledge traditions. तो ये जो थ्रू संस्कृत भारत की फिलॉसफी, भारत का और नॉलेज ट्रेडिशंस को संस्कृत के थ्रू नए जनरेशन से कनेक्ट करने में मदद मिलेगा आदर्श संस्कृत विलेजेस के थ्रू। इंटीग्रेशन ऑफ संस्कृत इनटू डेली लाइफ। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स टू ट्रेन विलेजर्स इन कम्युनिकेटिंग इन संस्कृत इन देयर डेली लाइफ्स। अलग अलग स्पेशल इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट, ताकि विलेजर्स को, गांव के लोगों को मदद ट्रेन करा जाए संस्कृत में कम्युनिकेट करने में डेली लाइफ में। तो विलेजर्स विल बी एनकरेज टू रिसाइट वर्सेस फ्रॉम द वेदास, पुराणास एंड उपनिषद्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ड्यूरिंग रिलीजियस राइट्स। तो जो गांव के लोग हैं उनको जो वेद के वर्सेस हैं, जो श्लोक हैं, पुराण, उपनिषद्स, इनके वर्सेस को रिसाइट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा रिलीजियस राइट्स के दौरान, यानी रिलीजियस जो भी प्रथा चल रही है उसके दौरान। जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं वो नॉर्मली कैजुअल लोग भी पढ़ेंगे, कॉमन लोग भी पढ़ेंगे। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन विल रिसीव एनकरेजमेंट टू स्टडी संस्कृत। SC/ST संस्कृत स्टडी करेगा। एम करते हुए फोस्टर करने के लिए हार्मोनी अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बीच। आदर्श संस्कृत विलेजेस का लिस्ट जो गवर्नमेंट डिजिग्नेट किया, 13 विलेजेस को आदर्श संस्कृत विलेजेस के तौर पर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। गढ़वाल रीजन में नूरपुर, पंजनहेड़ी, हरिद्वार, नूरपुर, पंजनहेड़ी, हरिद्वार, भोगपुर, देहरादून, कोटगांव, उत्तरकाशी, दिम्मर, चमोली, गोड़ा, पौड़ी, बाईजी, रुद्रप्रयाग, माखेम, तेहरी। गढ़वाल रीजन में ये सारी जगह हैं: हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, तेहरी। सो HDUCPRT
HDUCPRT, HD for हरिद्वार, D for देहरादून, HD, UC उत्तरकाशी चमोली, and PRT for पौड़ी रुद्रप्रयाग, and T for टेहरी। सो ये गढ़वाल रीजन की जगह हैं जहाँ पर हरिद्वार के अंदर बात करी जाए तो नूरपुर और पंजन हेड़ी है, देहरादून में भोगपुर है, उत्तरकाशी में कोटगांव है, चमोली में दिमार है, पौड़ी में गोड़ा है, रुद्रप्रयाग में बाईजी है, रुद्रप्रयाग बाईजी, टेहरी मुखेम। तो ये रीजन्स हैं जहाँ संस्कृत जो आदर्श संस्कृत विलेजेस की बात करी जा रही है कि ये गढ़वाल रीजन्स में ये जगहों पे ये विलेजेस पे 1 2 3 4 5 6 7 विलेजेस इधर हो गए ना। अब 1 2 3 4 5 6 इधर 7 6 13 विलेजेस को बता रहे हैं ना, 13 विलेज आ गए इधर। तो कुमाऊं रीजन में जो है वो कौन कौन से हैं? नैनीताल में पांडे हैं, अल्मोड़ा में जयंती अल्मोड़ा में जयंती, चंपावत में खरकारकी, चंपावत में खरकारकी, पिथौरागढ़ में उर्ग, बागेश्वर में शेड़ी, उधम सिंह नगर में नगला तराई, तो हरिद्वार में नूरपुर, पांजनेड़ी, देहरादून भोगपुर, उत्तरकाशी कोटगांव, चमोली दिमार, पौड़ी गोड़ा, रुद्रप्रयाग बाईजी, टेहरी मुखेम, नैनीताल पांडे विलेज है, अल्मोड़ा जयंती, चंपावत खारकारकी, पिथौरागढ़ उर्ग, बागेश्वर शेरी, उधम सिंह नगर नगला तराई। संस्कृत एजुकेशन इन उत्तराखंड स्टेट हैज मोर देन 100 संस्कृत मीडियम स्कूल्स, 100 से ऊपर संस्कृत मीडियम स्कूल्स है राज्य के अंदर। फर्दर स्ट्रेंथनिंग इट्स एफर्ट टू प्रमोट द लैंग्वेज, इसके अलावा भी एफर्ट डाल रहा है कि संस्कृत को और ज्यादा जनमानस तक फैलाया जा सके। संस्कृत इज एन ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज which is the most ancient documents in which the most ancient documents Vedas are composed in what is called Vedic Sanskrit। संस्कृत एक पुराना इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसमें कि सबसे पुराना एंशियंट डॉक्यूमेंट वेदास को कंपोज किया जाता है वैदिक संस्कृत किया गया है वैदिक संस्कृत। तो क्लासिक संस्कृत एंड लैंग्वेज क्लोज टू लेट वैदिक एज देन यूज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट was elegantly described in one of the finest grammar even produced, the Ashtadhyayi, 8 chapters composed by Panini। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। सो क्लासिकल संस्कृत एक लैंग्वेज जो क्लोज है लेट वैदिक के बहुत ज्यादा समीप है। देन यूज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व में इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर पश्चिम में यूज किया जाता था इस पर्टिकुलर जगह में। जम्मू कश्मीर के साइड में बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में एलिगेंटली डिस्क्राइब किया गया फाइनेस्ट ग्रामर्स और इवन प्रोड्यूस्ड द अष्टाध्यायी 8 चैप्टर कंपोज्ड बाय पाणिनि इन 6th and 5th century BCE। 6th to 5th century BCE में प्रोड्यूस करा था। Sanskrit has been written both in the Devanagari script in various regions scripts such as Sarada from the north, Kashmir, Bangla, Bengali in the east, Gujarati in the west, and various southern script including the Grantha alphabet, which was especially devised for Sanskrit texts. Uttarakhand to go paperless for land registration. The Uttarakhand government is set to implement a paperless system for land registration across the state. So what are the key points? Department of Stamps and Registration, जो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसने प्रिपेयर किया फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इस इनिशिएटिव के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट का प्रेमचंद अग्रवाल अनाउंस किया कि उत्तराखंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन रूल 2025 प्रेजेंट किया जाएगा अप्रूवल के लिए अपकमिंग कैबिनेट मीटिंग के अंदर। तो वो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किया फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इनिशिएटिव के लिए। क्या इनिशिएटिव है? पेपरलेस सिस्टम ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन। Finance Minister of the state Premchand Agarwal announced the Uttarakhand Online Document Registration Rules 2025 which will be presented for approval in the upcoming cabinet meeting. Upon receiving the cabinet's consent, the system will be formally implemented. Digital transformation of land registration. A new system aimed to enhance the registration process by introducing paperless registration, Aadhaar authentication and virtual registration procedures.
सो ये नया सिस्टम है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे एनहेंस करने वाला है, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करके, आधार ऑथेंटिफिकेशन करके, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स करके। सो पार्टीज जो इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में उसको ऑप्शन है कि वो विजिट करे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इन पर्सन या कंप्लीट करे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो केवाईसी नो योर कस्टमर के जरिए। सो पार्टीज इन्वॉल्व जो है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में विजिट करे पर्सनली या कंप्लीट करे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो केवाईसी के जरिए। तो नया सिस्टम एनहांस कर कैसे करेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होएगा, आधार ऑथेंटिफिकेशन रहेगी, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर रहेगा। सब रजिस्ट्रार विल फाइनलाइज द प्रोसेस यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर यूज करके फाइनलाइज करेगा प्रोसेस और प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेगा पार्टीज को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए। सिग्निफिकेंस, इंटीग्रेट करना आधार ऑथेंटिफिकेशन वो लैंड ट्रांजेक्शन प्रोसेस में एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव करेगा पब्लिक कन्वीनियंस और प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को। जो एम है, ये जो मूव है, ये एम करता है कि कर्व करे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। गवर्नमेंट कमिटेड है कि इंश्योर करे कि लैंड की खरीद और फरोख्त के अंदर में ट्रांसपेरेंसी रहे और इफिशियंसी रहे। आधार एक 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इशू करता है UIDAI करता है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। जो नंबर है वो एक प्रूफ के तौर पर काम करता है, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इंडिया में किसी भी जगह पर। तो आधार नंबर एक यूनिक है हर एक इंडिविजुअल के लिए और ये वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। आधार नंबर जो हेल्प करता है रेसिडेंट्स को अवेल करने के लिए अलग अलग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक, मोबाइल फोन कनेक्शंस, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज ड्यू कोर्स के अंदर एस्टैब्लिश करना आइडेंटिटी इंडिविजुअल्स का डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के जरिए। सो इट्स अ गुड स्टेप। So it's a voluntary service that every resident can avail irrespective of present documentation. So it is a unique initiative, medal awarded to winners who have been crafted from unique initiative of Uttarakhand which promotes green games. So Wine News, it is the ongoing 38th national game. In the ongoing 38th national games, Uttarakhand introduced innovative challenges initiative along with the green game theme. State has implemented sustainable practices promoting local culture and prioritizing women's health. So what are the key points of green game initiatives? The state has chosen Monal, the Himalayan state bird, as the first official mascot to highlight the conservation efforts. It's a unique initiative, medal awarded to winners who have been crafted from e-waste. Uttarakhand is creating a sport forest, Khel One, to honor the victorious athletes. Khel One यानी फॉरेस्ट स्पोर्ट फॉरेस्ट भी इंट्रोड्यूस करा रहा है, खेल वन भी क्रिएट कर रहा है। एक 2.77 हेक्टेयर का एरिया को डेजिग्नेट करा जाएगा प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे 1600 रुद्राक्षा ट्रीज जो है वो प्लांट करा जाएंगे। 1600 रुद्राक्ष के जो ट्रीज हैं वो प्लांट करे जाएंगे 2.77 हेक्टेयर एरिया में, वो डेजिग्नेट करा जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। The event incorporates sustainable practices such as invitation card made from recycled materials, electric rickshaws to curb pollution, the use of solar panels and reusable water bottles. ये इवेंट में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे, जैसे कि इन्विटेशन कार्ड जो है वो रिसाइकल्ड मटेरियल से दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शास टू कर्ब पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शास का मतलब ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ये लोग। तो यूज़ करेंगे सोलर पैनल का, रीयूजेबल वाटर बॉटल्स का, रीपर्पस करेंगे सोलर स्पोर्ट्स वेस्ट को। वेरियस सिंबल्स इंक्लूडिंग ए रनिंग एथलीट, मोनाल बर्ड have been crafted for repurposed sports material. From repurposed sports material से क्राफ्ट करा गया। एक मैसिव टाइगर स्कल्पचर को बनाया गया एंटायरली ई वेस्ट से। एक मैसिव टाइगर स्कल्पचर को बनाया गया ई वेस्ट से, और वो एक मेजर अट्रैक्शन है गेम का। सो एक प्रमोट करना फिटनेस और सस्टेनेबिलिटी को, एनकरेज करने के लिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन और फिजिकल वेलबींग को, बायसाइकिल्स को अवेलेबल करा जाएगा हर एक इवेंट वेन्यूज पे। तो करा गया, ऑलरेडी कर चुके हैं ना। सो इट विल
It has conducted already. Women's health takes priority. Uttarakhand is addressing menstrual health awareness through a thoughtful initiative for female athlete. State has introduced kits featuring sanitary pads and other essentials, earning praise for promoting women's health in sports, yoga and Mallakham. So I already told you that some special demonstrations has been made in the event, which is Mallakham, Yogasana, Kalaripayattu. So the first time traditional Indian sports have been included in the National Games event, the medal tally, celebrating local culture and tourism. Uttarakhand has ensured that the National Games highlighted local culture and extend beyond metropolitan hubs. Events are being hosted in scenic locations like Tehri, Almora, promoting lesser known regions. So those regions which are not have popularity enough, not popular in rest of the India, they are trying to popular those regions, showcasing Pahari heritage, cultural cuisines including Jangoda and Gahat Dal. Jangoda and Gahat Dal is being served, while Alpine folk art is featured in posters, banners and event decorations. So Alpine art is a traditional folk art. Aipan art is a traditional folk art created exclusively by women in Uttarakhand. So it's a folk art, traditional folk art. So who creates these arts? Women, particularly women in Uttarakhand. So Alpine is a traditional folk art. The artwork is done on floor over big red background using a white paste made from the rice flour. So a white paste has been made from rice flour. White paste has been made from rice flour, and that white paste shall be used as designs in brick red background. So only red and white colors are used in craft religious motifs, repetitive geometric patterns and naturally inspired elements, reflecting the region's district artistic style. So Aipan is an integrated part of household ceremonies, rituals and special occasions. So Aipan एक integrated part है जो household ceremonies, rituals और special occasions को reflect करता है. So motifs जो है are believed to invoke divine powers. Motifs जो है वो क्या है कि माना जाता है कि वो इन्वोक करता है डिवाइन पावर्स को, ब्रिंग करता है अच्छा फॉर्चून लेके आता है, प्रोटेक्ट करता है इविल के अगेंस्ट. मल्लाखम जो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ओरिजिनेट हुआ है. तो एक जिम्नास्ट है जिसमें कि जिम्नास्ट एरियल योगा परफॉर्म करता है. एरियल योगा हवा में योगा परफॉर्म करता है. यू कैन सी आई कैन शो यू हियर. सी दिस इज एरियल योगा. ओके, so this is Mallakham. So Mallakham is a traditional sport originating from the Indian subcontinent which a gymnast perform aerial yoga or gymnastic postures and wrestling grip with a vertical stationary or hanging wooden pole, cane or rope. The name Mallakham derived from the term Malla means wrestler, kham which means a pole, literally meaning wrestling pole. The term refers to a traditional training implement used by wrestlers. Madhya Pradesh and Maharashtra has been hotspot of this sport, aerial yoga, Mallakham. जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो हॉटस्पॉट है मल्लाखम का. मल्लाखम एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकला है, जिसमें जिम्नास्ट एरियल योगा परफॉर्म करता है, जिम्नास्टिक पोस्चर लगाता है, रेसलिंग ग्रिप लगाता है, वर्टिकल स्टेशनरी या हैंगिंग वुडन पोल के केन या क्रोप के ऊपर. मल्लाखम जो है ड्राइव करता है. ड्राइव्स निकला कहाँ से? टर्म मल्ला से निकला. मल्ला का मतलब रेसलर, खम का मतलब पोल, लिटरली मतलब रेसलिंग पोल. इसका मतलब है ट्रेडिशनली ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट यूज बाय रेसलर्स. So okay, so that's all about this video. If you find this video useful, please like, share, subscribe. I can recap some other information also which already discussed in other parts, but let's recap. Kedarnath temple gets open on 2nd May. So 26 फरवरी 2025 में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने अनाउंस किया कि
टेम्पल गेट जो है 2 मई 2025 से ओपन हो जाएगा। फाइनलाइज किया डेट पिलग्रिमेज साइट का। केदारनाथ टेम्पल के ओपनिंग के अनाउंसमेंट के साथ में चारों जो सेक्रेट साइट्स है गढ़वाल हिमालय की वो भी फिक्स हो गए उसके डेट ओपनिंग के। बद्रीनाथ टेम्पल 4 मई 2025। गंगोत्री यमुनोत्री धाम जो है ऑलरेडी 30 अप्रैल 2025 कोइंसाइडिंग विद अक्षय तृतीया। ऑलरेडी ये पुराना मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ, ऑलरेडी डेट्स निकल चुके हैं, तो कोई बात नहीं। अभी जून में हम लोग राइट नाउ वी आर इन 23rd of June, it's 11 o'clock. 4 sites together form the छोटा चार धाम important हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट। तो जो चार धाम है ना, ये छोटा चार धाम कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, देन गंगोत्री एंड यमुनोत्री। डिसीजन ऑन केदारनाथ टेम्पल ओपनिंग। रिलीजियस गुरुज जो वेद पाथीज जो है डिटरमाइन की ऑस्पिशियस आवर्स और डेट केदारनाथ ओपनिंग के लिए महाराज शिवरात्रि के दौरान। डिसीजन जो है मेड करा गया ऑफरिंग करने के बाद ओमकारेश्वर टेम्पल में। जो ओमकारेश्वर टेम्पल उखीमठ में है। ओमकारेश्वर टेम्पल कहाँ है? उखीमठ में। ओमकारेश्वर टेम्पल इज इन उखीमठ। जो विंटर अबोर्ड ऑफ बाबा केदार, विंटर अबोर्ड ऑफ बाबा केदार। यमुनोत्री लोकेशन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। डेडिकेटेड टू गॉडेस यमुना। यमुनोत्री गॉडेस यमुना। रिवर यमुना इज द सेकंड मोस्ट रिवर सेक्रेड रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। सो गंगोत्री धाम कहाँ है? उत्तरकाशी में ही है। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में है। गंगोत्री यमुनोत्री बोथ आर इन उत्तरकाशी। गंगोत्री यमुनोत्री बोथ आर इन उत्तरकाशी। लोकेशन ये गंगोत्री गंगा को भगवान माता गंगा को डेडिकेटेड है। बहुत ही सेक्रेड है सारे भारतीय नदियों में। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी में कौन से दो हैं? यमुनोत्री एंड गंगोत्री। और केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। सो लोकेशन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। केदारनाथ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। केदारनाथ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द मंदाकिनी रिवर। केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के किनारे है। केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के किनारे है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। डिवाइन रिप्रेजेंटेशन है लॉर्ड शिवा का भारत में। बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। बद्रीनाथ भगवान विष्णु। केदारनाथ शिवजी। केदारनाथ शिवजी को डेडिकेटेड है। बद्रीनाथ विष्णु जी को डेडिकेटेड है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। बद्रीनाथ चमोली में। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में। गंगोत्री गंगा माता को, यमुनोत्री यमुना जी को। ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी। केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ इन चमोली। बद्रीनाथ फॉर लॉर्ड विष्णु, केदारनाथ फॉर लॉर्ड शिवा। सो लोकेशन हो गया चमोली डिस्ट्रिक्ट बद्रीनाथ। सेक्रेड बद्रीनारायण मंदिर, लॉर्ड विष्णु, होली श्राइन्स ऑफ वैष्णवाइट्स। बद्रीनाथ इज अ होली श्राइन फॉर वैष्णवाइट्स। उत्तराखंड अफॉरेस्टेशन बॉडी मिसमैनेज्ड फंड्स। जैसा कि एलिगेशन लगाया था कंट्रोलर ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया ने, किसके ऊपर कि एलिगेशन लगाया था कि काम्पा का जो फंड है वो मिसयूज हुआ है मोबाइल्स खरीदने के लिए, आईफोन्स, लैपटॉप्स खरीदने के लिए। So after the Comptroller Auditor General of India report on Uttarakhand's compulsory afforestation management and planning authority was released, a body chief executive officer, the body's chief executive officer stated that they are addressing the flagged issues. The report covering 1920 to 2122 found improper spending from rupees 753 crore to 43 forest divisions. सो रिपोर्ट में कवर करा है 19-20 से लेके 21-22 तक इम्प्रॉपर स्पेंडिंग हुआ है। मिला है इम्प्रॉपर स्पेंडिंग 753 करोड़ का 43 फॉरेस्ट डिविजन्स में। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकाला काम्पा के ऊपर और बॉडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एड्रेस किया फ्लैग्ड इश्यूज को। ठीक है। तो सीएजी ने फ्लैग किया काम्पा की एक्सपेंडिचर को, खर्च को। सो काम्पा का मतलब कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी होता है। But right now it is written compulsory. So please verify, Google it right now and comment down.
What's the meaning of Campa stands for what? The CAG flagged rupees 13.86 crore of the total allocated fund for Campa. 13 करोड़ रुपए यानी 14 करोड़ के आसपास जो टोटल एलोकेटेड फंड है उसको फ्लैग कर दिया है सीएजी ने। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि ऑडिट को ऑडिट नीड्स वेरिफिकेशन, ऑडिट को वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है। डिस्प्यूटेड परचेजेस में डिस्प्यूट है। नोट किया गया कि सिर्फ 2 मोबाइल्स परचेस किए गए हैं और काम्पा रूल्स प्रोहिबिट नहीं करता ऐसे परचेसेस को। काम्पा रूल अलाउ करता है स्पेंडिंग करने के लिए कम्युनिकेशन और आईटी इक्विपमेंट के ऊपर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। मेजर फंड डाइवर्जन आइडेंटिफाइड किया गया है। हरिद्वार टॉन्स नैनीताल नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीजन स्पेंड किया है उसने 4 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास 3.6 करोड़ के आसपास बिल्ड करने के लिए, रिनोवेशन, हरेला फेंसिंग करने के लिए, जो कि सीएजी ने मेजर डाइवर्जन फ्लैग करे हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो है लैंसडाउन डिवीजन डाइवर्ट किए 1.71 करोड़ को मोटर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, टाइगर सफारी के लिए, एलिफेंट प्रोटेक्शन वाल के लिए, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस रिपेयर के लिए, सोलर फेंसिंग और लांटाना रिमूवल के लिए। सीएजी स्टेट किया है, बताया है कि स्कीम इंक्लूड करे जाएगा एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन में बिना प्रॉपर ग्राउंड लेवल एनालिसिस के लिए। सीएजी स्टेट किया कि स्कीम वाज इंक्लूडेड, स्कीम को इंक्लूड किया गया था एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन में बिना प्रॉपर ग्राउंड लेवल एनालिसिस से। कंप्ट्रोलर ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन अकाउंट्स और ऑडिट का डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेफगार्ड करने के लिए पब्लिक पर्सेस को, ओवरसी करता है फाइनेंशियल सिस्टम को सेंट्रल स्टेट लेवल पे। सीएजी अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री लॉज को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, और उसको माना जाता है की पिलर्स माना जाता है इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम का। सुप्रीम कोर्ट जैसा है अलॉन्ग साइड सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। सो सीएजी जो है, सीएजी को गवर्न करता है सीएजी का ही एक एक्ट, उसका नाम बताएं आप। तो वो एक्ट क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के अंदर में सीएजी गवर्न होता है, और जिसमें अमेंडमेंट्स भी हुए थे 1976 में, 1984 में, 1987 में। कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो है, केटीआर की बात करें ना तो वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के। कालागढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो नैनीताल में, बाकी सब तलैया, कालागढ़ वही है। सो कालागढ़ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इट वाज फॉर्म इन 1974। 1974 में कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो फॉर्म हुआ था। कालागढ़ कब फॉर्म हुआ था? 1974 में, जब नॉर्थर्न रीजन जो जिम कॉर्बेट पार्क का, उसको कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जो नॉर्थर्न रीजन है जिम कॉर्बेट पार्क का, उसको रीनेम किया गया कालागढ़ टाइगर रिजर्व के तौर पर। जो नेम करा गया कालागढ़ डैम के नाम पर, जो कि रामगंगा रिवर में है। कालागढ़ डैम कहाँ है? रामगंगा रिवर में है, और ये 301 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जिसमें सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिम कॉर्बेट पार्क है। टेरेन में फुटहिल्स हिमालय पे है। ये जो है ना कालागढ़ टाइगर रिजर्व, वो फुटहिल्स में है हिमालय के, और ये डाइवर्स लैंडस्केप को फीचर करता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और हिल्स का। होम है ट्री का, जैसे साल का, शीशम का, साल, शीशम, सीमल, बकली, हलादू, टून, सेन, फीग, बाम्बू, ये सब का क्या है? घर है कालागढ़ टाइगर रिजर्व। सो मेडिसिनल प्लांट में भी रिच है। फौना जो होस्ट करता हाई डेंसिटी टाइगर, लिपर्ड, एलिफेंट्स का और दूसरे वाइल्ड कैट्स का। इनहेबिटेड बाय वेरियस डियर स्पीसीज इंक्लूडिंग चीतल, बार्किंग डेयर्स, गोरल, संबर एंड हॉग डियर। Home to more than 550 bird species such as kingfisher, wagtails, forktails, pigeons and hornbills. उत्तराखंड का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट बहुत गिर गया है, 66% से गिरा है। इसका कारण अगर जानना चाहे, इसको देखा जाए तो बता रहे हैं कि 22-23 में 285 टन था, 11 करोड़ का एक्सपोर्ट था। फिर 23-24 में सिर्फ 4 करोड़ का एक्सपोर्ट रह गया, और 97 टन, मैंने 285 टन से लेकर 97 टन पे आ गया है, गिरावट हुआ है अच्छा खासा।
तो उसका कारण देखने जाए तो ये जो उत्तराखंड का ऑर्गेनिक नाम का एक पॉलिसी था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से ये हुआ, डिक्लाइन हुआ है और लोग कंटिन्यूअसली माइग्रेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली वायबल नहीं समझ रहे हैं एग्रीकल्चर को। तो ये भी एक कारण है। स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट कम मिल रहा है फार्मर को इंसेंटिव के तौर पर, मंडीज में, ट्रेनिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स में। इनिशिएटिव लिया गया है, इसके ऊपर इनिशिएटिव भी लिया है, एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। COI और JB पंत यूनिवर्सिटी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी फार्मर को और ट्रेन करने के लिए 500 वर्कर्स फार्मर्स और असिस्टेंस देने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेने के लिए। एग्रीकल्चर एपीडा जो है, एग्रीकल्चर ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हेल्प करना चाहिए उसको, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हेल्प करने के लिए वो हेल्प करना चाहिए इंटीरियर पार्ट्स में, स्टेट का बायर सेलर मीट में रेगुलर बेसिस पे। स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगा, करना चाहिए उसको फाइनेंशियल हेल्प हर एक फार्मर के ऊपर स्विच करने के लिए, ताकि वो सिंथेटिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ पाए। 3 साल के लिए तो सपोर्ट करना ही चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। दीज आर द रीजंस and these are the steps and these are the conservative measures which can be taken in order to counter the sudden decrease of export of organic farming or organic products of Uttarakhand. Expected outcomes: once organic farming become an economically beneficial, horticulture and handicraft sector will be revived and a new generation will promote it further to a level of agri-based micro and small industry, and which will generate new employment opportunities. Organic farming is an agriculture system. Emphasize the health of soil, ecosystem and people by avoiding synthetic chemical and focused on natural processes. Relies on ecological cycle, biodiversity and combines tradition, innovation and science to promote environmental benefits and fair relationships. तो एक इकोनॉमिकल साइकिल पर रिलाई करता है, बायोडाइवर्सिटी पर रिलाई करता है, कंबाइन करता है ट्रेडिशन, इनोवेशन, साइंस को इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए और फेयर रिलेशनशिप्स के लिए। एक एग्रीकल्चर सिस्टम है जो एम्फसाइज किस पे करता है, सॉइल की हेल्थ पर, इकोसिस्टम पर, लोगों पर, ताकि वो सिस्टम जो है ना सिंथेटिक केमिकल वाला उसको रिप्लेस करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाए, नेचुरल प्रोसेस से फार्मिंग करे। तो जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सटर्नल इनपुट्स को अवॉइड करता है, सर्टिफिकेशन सिस्टम को अवॉइड करता है, अलाउ करता है, सर्टिफिकेशन सिस्टम अलाउ करता है ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और मिनरल सप्लीमेंट्स को यूज करने के लिए जब जरूरत हो। तो नेशनल प्रोग्राम जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए एनपीओपी मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो 2001 में लॉन्च हुआ था, एपीडा के अंदर में है। एपीडा का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर एंड एपीडा प्रोसेस्ड फूड्स, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एपीडा के अंदर में जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड्स का, इसके अंदर में जो नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक फार्मिंग का और एग्री प्रोडक्शन का, एनपीओपी लॉन्च किया 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में, जो एक्रेडिटेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, एनहेंस करता है इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एनपीओपी स्टैंडर्ड्स है प्रोडक्शन और एक्रेडिटेशंस का, वो रिकॉग्नाइज करता है यूरोपियन कमीशन और स्विट्जरलैंड, अलाउ करता है इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कि एक्सेप्ट करा जाए इंटरनेशनली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग ऑयल एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज। सो COI जो है COI वो क्या है? कॉन्फेडरेशन है ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स का और मार्केटिंग एजेंसीज का। ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर और मार्केटिंग एजेंसी का कॉन्फेडरेशन ही COI है। तो एक यूनिफाइंग बॉडी है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए इंडिया का ऑर्गेनिक सेक्टर में, जो उसमें फार्मर्स भी आ जाता है, प्रोड्यूसर, प्रोसेसिंग सेंटर, बायर, सेलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, सीड, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सारा को यूनिफाई करने वाला बॉडी है COI। Confederation of Organic Food Producers and Marketing Agencies।
कॉन्फेडरेशन जो है, कॉन्फेडरेशन अपने इंसेप्शन से प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स का ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री में, प्रोवाइड करता है कलेक्टिव वॉइस इंडस्ट्री के लिए। कॉन्फेडरेशन ने प्रमोट किया है इंडस्ट्री के जनरल आइडियल्स को, कमर्शियल और बिजनेस इंटरेस्ट्स को, पर्टिकुलरली फाइट करते हुए अनफेयर कॉम्पिटिशंस के अगेंस्ट में और प्रोवाइड करते हुए इंफॉर्मेशन और चेंज टेक्नोलॉजी के अंदर। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ई विधान नेवा अडॉप्ट किया है ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल हाउसेस को। चीफ मिनिस्टर धामी जी ने और स्पीकर रितु खंडोरी जी ने इनॉग्रेट किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को उत्तराखंड असेंबली में। गवर्नर गुरमीत सिंह ने अटेंड किया इवेंट को। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ताकि ट्रांजिशन किया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली को कंट्री का पेपरलेस फॉर्मेट में। ई विधान का मतलब है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली को पेपरलेस करो। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, विधान यानी विधान जो है विधान सभा, विधान परिषद अगर है तो उसको पेपरलेस करो ना यार। सो पेपरलेस फॉर्मेट, यूनिफाइंग देम सिंगल प्लेटफॉर्म। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था 2015 में। इसका ट्रांसफॉर्म इंडिया को डिजिटली एम्पावर किया जाए, सोसाइटी को एम्पावर किया जाए, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाया जाए। तो की जो बेस्ड ऑब्जेक्टिव है उसमें स्ट्रेंथन करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिलीवर करना सर्विसेज को डिजिटली और प्रमोट करना डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। उत्तराखंड का बजट 25-26 के बारे में तो मैंने अभी चर्चा ही करी थी। सो ये पूरा कंसोलिडेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। दिस इज एडवोकेट लक्की लोहिया। If you find my videos and content useful in your preparatory stages, please like, share, subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon there. Thank you. This is Advocate Lucky Lohia signing off. Good night.